आज हम प्रयोजनमूलक भाषा की विशेषताओं को देखेंगे और प्रयोजनमूलक भाषा में हमने देखा है कि भाषा और भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, प्रयोजनमूलक भाषा क्या होती है, उसका तात्पर्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है। और इसके साथ ही आज हम उसकी जो विशेषताएं हैं वो देखने वाले हैं। और विशेषताओं में प्रमुख रूप से कुछ विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार है। एक है विशिष्ट भाषा। विशिष्ट भाषा एक नंबर। ये विशिष्ट भाषा क्या होती है? तो विशिष्ट भाषा से तात्पर्य यह है कि प्रयोजन के आधार पर हम देख सकते हैं कि प्रमुखतः दो रूप होते हैं, जिसका पहला रूप होता है सामान्य जनजीवन के दैनंदिन जो कार्य होते हैं इसके संदर्भ में होता है, और जिसका अभ्यास या ज्ञान कोई व्यक्ति सामान्य जीवन के परिवेश से ही प्राप्त कर लेता है। और दूसरा रूप जिसका प्रयोग सामान्य जीवन के संदर्भों से भिन्न किन्हीं विशेष द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हम हिंदी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और प्रयोग के पहले रूप को हम जैसे कि मराठी के रूप में जानते हैं। और इसी दूसरे रूप को प्रयोजनमूलक भाषा कहा जाता है। और यह भाषा का तथ्यपरक और अर्जित परिवेश होता है। अर्जित परिवेश होता है। और विशिष्ट प्रयोजनों में विशिष्ट वर्ग द्वारा विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट भाषा होती है। इसमें विषय का प्रतिपादन और निर्धारण होता है। इस विशिष्ट भाषा में अपने अपने विषय की शब्दावली संरचना होती है जो इसे विशेष रूप प्रदान करती है, इसलिए इसे विशिष्ट भाषा के रूप में हम जानते हैं। मतलब प्रयोजनमूलक भाषा जो होती है तो वह विशिष्ट भाषा होती है। अब दूसरा प्रयोग हम देख सकते हैं कि कृत्रिमता या औपचारिकता। कृत्रिमता और औपचारिकता का अर्थ इस प्रकार है कि सामान्य भाषा तथा प्रयोजनमूलक जो भाषा होती है में अंतर होता है, और सामान्य भाषा सहज रूप में विकसित होती है। और प्रयोजनमूलक भाषा जो होती है सप्रयास विकसित की जाती है। और इसी दृष्टि से प्रयोजनमूलक भाषा एक कृत्रिम और औपचारिक भी भाषा होती है। इसका औपचारिक रूप जो हम कार्यालयों में आज हम देख सकते हैं। और प्रयोजनमूलक हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को इस रूप में देखा जा सकता है। सामान्य भाषा की अभिव्यक्तियाँ अनौपचारिक तथा अंतरंग भी होती है। सामान्य जो भाषा हम आम बोलचाल की बोलते हैं वह अंतरंग होती है, वह अनौपचारिक होती है। किंतु प्रयोजनमूलक भाषा जो होती है उसकी अभिव्यक्तियाँ कैसी होती है? औपचारिक होती है। जैसे सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं, देखिए, वह पत्र सभी को देखने के लिए भेजो। यह सामान्य रूप में हम कहते हैं कि यह पत्र जो है सभी के लिए भेजो। अब प्रयोजनमूलक हिंदी का यहाँ प्रयुक्त करना है तो देखो शब्दों की ओर ध्यान देना। पत्र अवलोकनार्थ प्रेषित करें। दूसरा एक उदाहरण देखिए, पैसे दे दो। इसे सामान्य रूप में बोला जाएगा, और प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में हम इसे कैसे बोलेंगे? तो भुगतान करें आदि। अर्थात जो कृत्रिम भाषा जो होती है तो यह औपचारिक भाषा होती है, और औपचारिक भाषा के रूप में हम प्रयोजनमूलक भाषा को जानते हैं। अब देखिए तीसरा प्रकार है वह अर्जित भाषा। देखिए कोई भी भाषा हम सीखते हैं तो उसको अर्जन ही करना पड़ता है। शायद वो बचपन से लेकर आज तक जो भाषा हम मराठी हो या फिर मातृभाषा जो अपने अपने क्षेत्र की भाषा हो उसे हम अर्जन ही करना पड़ता है। परंतु सामान्य भाषा का यह पहला चरण है, और प्रयोजन मूलक भाषा जो होते हैं उसका अगला कदम होता है। जैसे कि पहले हम सामान्य रूप में भाषा अर्जित करते हैं तो उसके दूसरा कदम जो होता है तो प्रयोजनमूलक भाषा होती है, और उसका अगला कदम होता है। और लेकिन प्रयोजनमूलक भाषा अर्जित होती है, इसे विशेष रूप से अर्जन किया जाता है। इसलिए हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हिंदी के सामान्य भाषा के रूप को सहज अपनाते हैं, लेकिन प्रयोजनमूलक हिंदी उन्हें भी सप्रयास सीखनी पड़ती है। मतलब सामान्य जिनकी हिंदी हिंदी भाषी प्रदेश के लोग भी हो तो उनको भी
प्रयोजनमूलक भाषा उनको सप्रयास ही सीखनी पड़ती है। जैसे कि हमें भी प्रयास करना पड़ता है। हम मराठी भाषिक हैं और हिंदी भाषिक क्षेत्र के हैं, फिर भी हमें सप्रयास हिंदी भाषा को जो प्रयोजनमूलक रूप है उसको पढ़ना आवश्यक है। वैसे ही हिंदी भाषिक होते हुए भी उनको भी सप्रयास हिंदी भाषा को, उस प्रयोजन रूप को सीखना आवश्यक होता है। मतलब यह प्रयोजनमूलक भाषा जो होती है तो वह अर्जित भाषा होती है। अब देखिए चौथी जो विशेषता है, तो हमने तीसरा प्रकार देखा। अब चौथा जो प्रकार है इसकी ओर ध्यान दीजिए कि उसमें क्या है। तो प्रयोजन मूलक भाषा का स्वरूप जो होता है तो प्रयोजन परक होता है। मतलब उसको निश्चित उद्देश्य के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। और यह भाषाई स्वरूप जो होता है तो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। और यही इसकी विशेषता भी होती है और यह सीमा भी है। और सामान्य भाषा की तुलना में इसका प्रयोग क्षेत्र जो होता है तो सीमित भी होता है, क्योंकि इसका प्रयोग आम बोलचाल के लिए हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ कार्यालय के व्यवहार में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यह जो भाषा जो होती है साहित्यिक भाषा की तुलना में अभिव्यक्ति की बहुआयामी सक्षमता सीमित होती है। मतलब जैसे कि साहित्यिक भाषा जो होती है तो मनुष्य के ओर छोर सभी भावनाओं की ओर उसका प्रकटीकरण कर सकते हैं, उसका अभिव्यक्तिकरण कर सकते हैं। परंतु प्रयोजनमूलक भाषा का यह बिल्कुल स्वरूप नहीं होता। उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि कार्यालयों में किस प्रकार से कार्य सुचारू रूप से हो जाए, और इसीलिए इस भाषा का प्रयोजन किया गया है। और पांचवा जो प्रकार है हम देख सकते हैं कि पारिभाषिकता एवं अभिधापरकता। पारिभाषिक परकता और अभिधापरकता की दृष्टि से हम देख सकते हैं कि संदिग्धता तथा अस्पष्टता एवं अनेकार्थकता का प्रयोजनमूलक भाषा में कोई स्थान नहीं होता। मतलब क्या, जो भाषा संदिग्ध है, अस्पष्ट है, उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, उस भाषा उस शब्द के प्रयोग जो है तो प्रयोजनमूलक भाषा में कदापि नहीं होते, क्योंकि वह केवल कार्यालयों में प्रयुक्त होते हैं और उसका औपचारिक उद्देश्य होता है। विशिष्ट प्रयोजन की यह भाषा कार्यालयी, बैंकिंग, विधि, विज्ञान, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि विषयों तथा कार्यालयों में कार्यक्षेत्रों में अपनी अपनी पारिभाषिक शब्दावली के साथ प्रयुक्त होती है। मतलब इसकी एक पारिभाषिक शब्दावली का उसका निर्माण किया जाता है। और ये पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करते समय उसमें अभिधा की शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ यह है कि उसके मूल अर्थ के, कोई भी शब्द का मूल अर्थ उसमें प्रमुख महत्व होता है, ना कि उसमें ना व्यंग्यार्थ का ना लक्ष्यार्थ का बोध नहीं होता। उसमें वो अभिधापरकता का प्रमुख तत्व इन प्रयोजनमूलक भाषा में दिखाई देता है। वैसे ही देख सकते हैं कि प्रयुक्ति परकता। अब प्रयुक्ति परकता में किस प्रकार से यह प्रयोजनमूलक भाषा का विशेषता हम देख सकते हैं कि भिन्न क्षेत्रों के लिए जिन भाषा रूपों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रयुक्ति या फिर रजिस्टर कहा जाता है। जैसे कि कृष्ण कुमार गोस्वामी ने कहा है कि क्या कहा है सुनिए। वस्तुतः भाषा अपने आप में समरूपी होती है, परंतु भाषा में आने पर वह विषम रूपी बन जाती है। इस तरह से प्रयोजनमूलक हिंदी प्रयोजन पूरक विभिन्न भाषा रूपों की समन्वयी संज्ञा है, अर्थात उसमें प्रयुक्ति महत्वपूर्ण रूप में विद्यमान होती है, तो वहीं प्रयोजनमूलक भाषा की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। तो इस प्रकार हमने आज प्रयोजनमूलक भाषा की 6 विशेषताएं देखी है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम समझ सकते हैं कि प्रयोजन मूलक का एक विशिष्ट अर्थ है और उसका एक प्रयोग जो है तो निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके निश्चित उद्देश्य होता है। और इन उद्देश्यों के निहित तत्वों को आधार पर ही हम भाषा का प्रयोग और अनुचरण करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम विभिन्न जो प्रयोजनमूलक हिंदी के विभिन्न जो रूप हैं इसको हम देखने वाले हैं और वो कैसे हैं और किन किन क्षेत्रों में प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप को
हम प्रयुक्त करते हैं, इसका हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।